जानकी का बेटा मोहन अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है, जिससे जानकी नाराज थी। अब इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था और जानकी ना तो अपने बेटे मोहन से ठीक से बात करती और ना ही अपनी बहू चमेली से। अरे जानकी, कहाँ है तू? अरे तू यहाँ राम नाम जपती रह जाएगी, वहाँ तेरी बहू को मोहल्ले के रावण उठा ले जाएंगे। ये तू क्या बोल रही है? ऐसा क्या कर दिया है मेरी बहू ने जो तू ऐसी ओछी बातें कर रही है? बल्कि ये पूछ क्या नहीं किया तेरी बहू ने। देख, मोहल्ले के बूढ़े तो बूढ़े, जवान बच्चे सब तेरी बहू को ऐसे घूर रहे हैं जैसे कहीं की मिस इंडिया आ गई हो। और तेरी बहू भी स्लीवलेस ब्लाउज में क्या कहर ढा रही है। जानकी अपनी पड़ोसन की बात सुनकर जब बालकनी में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बहू सुबह सुबह सज धज कर बालकनी में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए फोन पर किसी से बातें कर रही थी। बहू, ओ बहू, क्या कर रही है? इधर आ। इतनी सुबह ये सज सवर के बालकनी में इधर उधर क्या कर रही है? नीचे इन लोगों की भीड़ क्या तूने ऑटोग्राफ देने के लिए जमा करी है? माँ जी, मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, मैं तो मेरी उनसे बात करने में लगी थी। क्यों? रात में तुम दोनों सांप सीढ़ी खेलते हो क्या, जो इतनी सुबह सुबह तुम दोनों को फोन पर बात करने की जरूरत पड़ती है? माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी, मैं घर में ही बात कर लिया करूंगी। जरा एक नजर नीचे भी देख और अपने सुखिया को देख। वैसे तो उसकी आंखों में मोतियाबिंद का चश्मा लगा रहता है, लेकिन आज वो भी ऊपर चढ़ा हुआ है। देख जानकी, मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ, तेरी ये बेशरम बहू जब से मोहल्ले में आई है, मोहल्ले का माहौल खराब हो चुका है। चल नीचे आ। विमला, तू तो मेरा हाल जानती ही है। अगर मेरा बेटा मेरी सुनता तो ये मेरी बहू बिल्कुल नहीं होती। इतनी बेशरम है ये, इसकी बेशर्मी का कोई अंदाजा ही नहीं है। मुझे तो उसी दिन पता लग गया था जब ये मेरे भाई के सामने सर पे से पल्लू गिराकर घूम रही थी। मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था कि इसे मेरे घर में ज्यादा दिन नहीं रहना है। जानकी तो अपनी बहू के खिलाफ थी ही, लेकिन जानकी की बेशरम बहू इतने पर ही कहाँ रुकने वाली थी। देर शाम जब जानकी और विमला बाजार जा रहे होते हैं तो चमेली भी अपनी सास के साथ बाजार जाने की जिद करती है। अरे जानकी, ये इतना जिद कर रही है तो ले चल इसे भी साथ में। वैसे भी इसे घर में रखना तेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। तेरे ना रहते इसने कुछ कर दिया, लेने के देने पड़ जाएंगे तब तो। ठीक है, चल ले हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ तो तू आएगी, लेकिन तेरे सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। ये लीजिए माँ जी, कर लिया मैंने घूंघट, अब चलते हैं। अब सास बहू और पड़ोसन तीनों मिलकर बाजार पहुंचते हैं, लेकिन बाजार पहुंचने तक चमेली का घूंघट तो क्या, कमर से साड़ी का पल्लू भी हट चुका था। अरे जानकी, देख देख, मेरे पीछे बूढ़े तो छोड़, लड़कों की लाइन लगी हुई है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि विमला भी किसी से कम नहीं है। ये लड़के बूढ़े तेरे पीछे नहीं, बल्कि मेरी बेशरम बहू के पीछे दीवाने हुए फिर रहे हैं। ऐसा क्या? मैं तो बिना मतलब इतना भाव खा रही थी। वैसे एक बात सच कहूँ, अगर तेरी बहू यहाँ नहीं होती तो इनके पास दूसरा ऑप्शन मैं ही थी। अब तो मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? मैं तो यही देख रही थी कि तेरे पर अगर दिल हारे तो हारे कहाँ। ना तो तेरा फिगर है, ना तो तू 25 की रही, और कुछ दिन बाद तो तेरे बाल भी सफेद हो जाएंगे। ये दांत वात तो रहेंगे भी नहीं तेरे। अभी तू मुझ पर से ज्यादा अपनी बहू पर ध्यान देगी तो तेरे लिए ही अच्छा होगा। अरे जानकी, तेरी बहू कहाँ गई? दोनों जब आपस में बात करने लगते हैं, इतने में ही जानकी की बहू चमेली इधर उधर निकल जाती है। अब दोनों ही चमेली को ढूंढने लग जाते हैं। अरे कहाँ गई तेरी बहू? मुझे तो उसे अकेला छोड़ते हुए भी डर लग रहा है जानकी। तेरे साथ मेरी इज्जत भी मिट्टी में न मिला दे। अरे विमला, वो देख, वो मेरी ही बहू है ना। देख तो किसी लड़के से लगी हुई है, कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है, जैसे उसे कितने दिनों से जानती है। हाँ, ये तेरी ही बहू है। अब यहाँ खड़े होने का फायदा नहीं है, जल्दी चल, इससे पहले कि कुछ हो जाए। अब जानकी और विमला वहाँ पहुँचती हैं, तो चमेली उस लड़के को जाने के लिए कह चुकी थी और दोनों के पहुँचने से पहले ही वो आदमी वहाँ से जा चुका था। अब विमला और जानकी भी बाजार से बिना कुछ लिए ही वहाँ से चले आते हैं। बहू, तू आज के बाद बालकनी में नजर मत आइयो, और ना ही तू घर से बाहर कदम रखेगी। किसी बाहरी मर्द से बात करते हुए दिख मत जाइयो तू, समझी? लेकिन माँ जी, मेरी गलती क्या है? वो तो बस मुझसे एड्रेस पूछ रहा था और मैंने भी उसे एड्रेस बता दिया, बस इतना ही तो था माँ जी। वो भी तेरी सास है और तू उसकी बहू, तो बहू अपनी सास का भी सोच समझ कर चल।
विमला, तुझे भी मैं बता देती हूँ, तुझे अगर मेरी बहू पे किसी भी तरह का शक हो तो तू आकर मुझे बता जाइयो। तू इस पर नजर रख, मैं तो इस बेशरम औरत से परेशान हो गई हूँ। विमला भी अब ज्यादा से ज्यादा जानकी की बहू चमेली पर नजर रखा करती और जानकी को आकर सारी बात भी बता देती कि आज उसकी बहू बालकनी में कितनी देर खड़ी रही, किसे देखती रही। अब ऐसे ही समय बीत रहा था और समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, लेकिन चमेली के चाल चलन में बदलाव कहाँ आना था। एक रोज चमेली काम करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? अभी तेरा कौन सा नया ड्रामा है? किसे कहूँ मोहन भी घर पर नहीं है। अरे विमला, ओ विमला, जल्दी आ, देख मेरी बहू बेहोश हो गई है। अरे जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। क्या हो गया अचानक इसे? तूने इसे किसी के साथ देख तो नहीं लिया? हो सकता है ये उसी मारे नाटक कर रही हो। अब जानकी और विमला चमेली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर चमेली को देखने के बाद 2-3 टेस्ट लिखता है और कुछ देर बाद जब पूरा चेकअप हो जाता है और रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर जानकी और विमला को अपने कैबिन में बुलाता है। तय किया माताजी, आपकी बहू दूसरी बार माँ बनने वाली है, तो उन्हें कमजोरी तो होनी ही है ना। आप दोनों सही समय पे लेकर आए हो इन्हें, बाकी सब ठीक है। दूसरी बार माँ बन रही है? जानकी, तेरी बहू और तूने मुझसे ये बात छुपा कर रखी? अरे मुझे तो खुद नहीं पता इसका पहला बच्चा कहाँ है। आज से 3 साल पहले आपकी बहू आई थी हमारे पास। इनके पेट का बच्चा मर चुका था, ऑपरेशन करके निकालना था। उस वक्त इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और इनके शरीर को रिकवर होने में 3 साल लगे हैं। देखिए, ये आप क्या कह रहे हैं? 3 साल पहले मेरी बहू आई, उसका बच्चा पेट में ही मर गया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और मैं भी तो ये सुनकर हैरान हूँ कि अगर तेरी बहू 3 साल पहले माँ बनने वाली थी तो वो बच्चा किसी और का था। हे प्रभु, ये मेरी पड़ोसन जानकी को कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। अरे चुप कर जा, ये हॉस्पिटल कोई मेरे बाप का नहीं है, तो बाकी खबर बाद में ले लियो। तभी जानकी का बेटा मोहन भी वहाँ आ जाता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ, अब चमेली कैसी है? जैसे ही आपने बताया मैं तो भागा भागा आ गया। वो उधर है, तू जा उससे मिला। मैं इतने डॉक्टर साहब से बातें कर रही हूँ। अरे ये इनके पति है, लेकिन उस समय तो कोई और ही था। आपके बेटे की दूसरी शादी है क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बस इतना बताने के लिए काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विमला चल ना, अब बताती हूँ मैं अपनी इस बेशरम बहू को। ये बेशरम ही नहीं बल्कि तो इसका कैरेक्टर भी ढीला है। अब जानकी चमेली को घर तो लाती है, लेकिन सबके सामने सच्चाई आने के बाद ही जानकी अपनी बहू को घर से निकल जाने को भी कहती है। माँ, ये रिपोर्ट झूठ नहीं कह रही है, ये सच में चमेली की है। वो आज से 3 साल पहले माँ बनने वाली थी। चमेली, मेरी माँ कहती रही कि ये लड़की सही नहीं है, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अब इसे जाने दे। अगर अब भी तू इसे यहाँ रखना चाहता है तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मोहन को भी जब चमेली के सच का पता चलता है तो वो अपनी माँ की बात मानकर अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला लेता है और चमेली, जो कि बेशरम थी ही, वो भी अपने मायके जाने के कुछ ही महीने बाद दूसरी शादी कर लेती है। सरला की बहू खुशी को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना अच्छा लगता था, जिससे सरला भी तंग आ चुकी थी। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू से कहती है, बहू, आज खाने में साग रोटी बना लियो। बहुत दिनों से घर में कुछ अच्छा नहीं बना है। अरे माँ जी भी ना हरी साग सब्जियाँ भी ऐसे खिलाती हैं जैसे हम कोई भेड़ बकरी है। अब भला माँ जी को कौन ही समझाए कि इन साग सब्जी से ऊपर भी एक दुनिया है। क्या हुआ बहू, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? जा भी अब खाने की तैयारी कर ले। अपनी सास के कहने पर खुशी किचन में खाना बनाने जाती है। ना जाने इनका साग और हरी सब्जी के नाम पर मुंह क्यों बन जाता है। ये नहीं खाएगा तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? लेकिन इन्हें तो समझाना बस के बाहर है। अब क्या खाऊंगी मैं? सुबह भी माँ जी ने टिंडे बना दिए थे, भला ये भी कोई खाने की चीजें हैं? और अब शाम में साग उबाल रही हैं। ये सोचते हुए खुशी अपने पति सूरज को फोन लगाती है। सुनिए जी, आते वक्त मेरे लिए पिज्जा लेते आइएगा। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह तो आप भी जानते हैं ना, माँ जी ने टिंडे की सब्जी बनाई थी और अब माँ जी के कहने पर साग बना रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए पिज्जा लेता आऊंगा। और कुछ खाना है तो बता दो। नहीं जी, बस पिज्जा ही काफी है। कल का भी नहीं पता है माँ जी क्या बनाने लगे। माँ जी के उम्र के हिसाब से तो यही हरी साग सब्जियाँ ठीक है,
लेकिन अब माँ जी को कौन समझाए कि अभी हमारी उम्र ही क्या है। अब देर रात जब सरला खाना निकालने के लिए जाती है तो वो देखती है खाना जितना बना है उतना ही है। अब तक किसी ने साग को हाथ भी नहीं लगाया है। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगाकर उसको बुलाती है। बहू, तूने खा लिया? और सूरज ने भी खा लिया होगा। हाँ खा लिया माँ जी। और आपने खाया खाना क्या? बहू, तो अब तू झूठ भी बोलने लग गई। मुझे सच सच बता, तूने खाने में क्या खाया है? वो माँ जी मैंने खाया नहीं है। आप तो जानती है ना कि मुझे साग सब्जी और हरी सब्जियों से कितनी नफरत है। बहू, मैं तेरी थोड़ी ही दुश्मन हूँ। अगर तू ये खाना नहीं खाएगी तो तेरे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तू बता, आज तक कोई डॉक्टर बीमार होने पर ये कहता है कि आपको चाउमीन, मोमोज या रोल खाना है? माँ जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुझसे ना किसी भी हालत में ये टिंडे, बैगन, साग ये सब्जी नहीं खाई जाती। लेकिन बहू, तू समझने की कोशिश भी तो कर। मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? माँ जी और आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। सरला अपनी बहू को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन उसकी बहू है जो कि सरला की बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। अब अगली सुबह सरला जब किचन में जाती है तो देखती है पिज्जा के खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो इसने रात में भी पिज्जा खाया है, तो भला इसे भूख कहाँ से लगेगी अब? माँ जी आज के खाने में क्या बनाऊँ? आज के खाने में तो बहू फ्रिज में जो पनीर है ना, वही बना ले। सच में माँ जी आज पनीर बनेगा? माँ जी वैसे आज कुछ है तो नहीं, कहीं आपका जन्मदिन तो नहीं है ना? अरे नहीं बहू, बस आज मेरा ही मन कर रहा था पनीर की सब्जी खाने का। अच्छा माँ जी, आपका मन होता है वही तो बनता आया है आज तक घर में। सरला अब जैसे ही किचन से निकलती है वैसे ही उसके घर विमला आ जाती है। अरे विमला, क्या बात है? बड़े ही दिनों बाद दिखी है। लगता है घर का रास्ता भूल गई है। अरे नहीं, तुझे तो पता है ना, 2 दिन से मैं यहाँ थी नहीं और मेरी बहू की तबीयत खराब थी तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल में थी। अरे मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। क्या हुआ तेरी बहू को वैसे? क्या बताऊँ सरला, पूरे दिन तो सिर्फ उसे बाहर का पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाना है। अब भला उसे कौन समझाए कि ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है। लो, बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने भी खून की कमी निकाल दी। विमला, मेरे घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुझे तो किसी से कहते हुए भी नहीं बनता। अब बहू को समझाते हूँ तो उसे तो बात बुरी ही लग जाती है। अरे तेरी बहू का तो रोज का हो गया है, बाहर से ही ऑर्डर करती रहती है। उसे तो पिज्जा बहुत पसंद है। अब जब वो पिज्जा ही खाती है तो उसे वही खिला दे। अरे विमला, ये तू कैसी बात कर रही है? भला तू तो अपनी बहू को देख ही रही है ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तू अपनी बहू को पिज्जा खिला, लेकिन खुद बनाकर, जिसमें तू अपनी मर्जी की सब्जियां डाल सके। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी मेरी बहू को पिज्जा बहुत पसंद है, इसी बहाने उसे हरी साग सब्जी तो खिला पाऊंगी मैं। अब सरला देर शाम अपनी बहू को कहती है, आज बहू खाना मैं बनाऊंगी, तो तू आराम कर। जब खाना बन जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। आज तो माँ जी ने खाना बनाया ना तो पक्का मुझे ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। माँ जी के हाथों का खाने वाला तो बस 10 दिनों में ही निपट जाए। ना तो तेल, ना मिर्च, ना मसाला, बस उबाल कर खाना बना देती हैं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर और कोई दूसरा काम देख ले। खुशी तो अपनी सास की बात मना करके अपने दूसरे कामों में लग जाती है। इधर सरला ढेर सारी सब्जियां काटती है और पिज्जा बनाने की तैयारियों में लग जाती है। माँ जी क्या बना रहे हो आप वैसे? मैंने सोचा पूछ लूं माँ जी से आज खाने में क्या बनाया माँ जी ने। सब्र कर, खाने का समय होगा तो तुझे पता चल जाएगा कि खाने में क्या बना है। ना जाने माँ जी क्या बना रही है, बस एक खुशबू ही अच्छी आ रही है। खाना तो फिर भी वही उबला होगा ना, और बिना नमक का ही बना होगा। अब खुशी भी खाना बनाने का इंतजार करने लगती है। इधर सूरज भी ऑफिस से घर आ जाता है और आते ही खुशी से कहता है, खुशी, आज खाने में क्या बना है? मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आज तो खाना माँ जी बना रही हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने खाने में क्या बनाया है। तो फिर तो पक्का आज माँ ने कुछ ऐसा बनाया होगा जिसे खाकर मैं 4 दिनों तक खाना ही नहीं खाऊंगा। अब जब सरला पिज्जा बनाने के बाद अपने बेटे और बहू को आवाज लगाती है तो सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे पता है, वैसे भी आपने बैगन या कद्दू ही बनाया होगा। अरे आकर देख तो तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है।
और बहू का ये तो फेवरेट है। अरे ऐसा क्या बना लिया माँ जी ने जो मेरा इतना फेवरेट है? अब जब हॉल में खाने के टेबल पर खुशी और सूरज आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि सरला ने पिज्जा बनाया है। माँ जी ये आपने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपने बनाया है। अरे अब देख क्या रहे हो, खाकर भी तो बताओ कि आखिर पिज्जा कैसा बना है। सरला पिज्जा तो अच्छा बनाती है, लेकिन पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां डालती है, खास करके बैंगन। अरे माँ, पिज्जा तो बहुत ही टेस्टी बना है। क्या बात है माँ, आज तो मजा ही आ गया पिज्जा खाकर। माँ जी इतना टेस्ट है ना इस पिज्जे में, क्या बताऊँ, मुझे तो खाकर ही मजा आ गया। सरला पिज्जे में तो ढेर सारी हरी सब्जियां डाल देती है, जिसे बड़े ही चाव से सूरज और खुशी खा भी लेते हैं। अभी यही मैंने न कहा होता ना कि मैं बैंगन बनाने जा रही हूँ तो ये मेरी जान खा जाते, लेकिन पिज्जा के नाम पर कैसे खाए जा रहे हैं। एक बार अपनी माँ के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा इनसे। अब सरला भी हर 2 दिन पर सब्जियों से भरा पिज्जा बनाकर अपने बच्चों को देने लगती है, खास करके अपनी बहू को। अब अगले ही रोज विमला सरला के घर आती है। अरे विमला आ बैठ, अभी पिज्जा बना रही हूँ, खा कर जाना। अरे क्या बात है सरला, आज तूने कैसे पिज्जा बना लिया? तू तो अपनी बहू को पिज्जा खिलाने के खिलाफ थी। अभी तू पिज्जा खाते ही सब समझ जाएगी, तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह सरला, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है तेरे पिज्जे में से। हाँ वो तो है विमला, अब खाकर बता कि कैसा बना है। विमला जैसे ही पिज्जा खाती है वैसे ही उसे तो सरला के हाथों का बना हुआ पिज्जा खाकर ही मजा आ जाता है। अरे सरला क्या पिज्जा बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे क्या सब डाला है तूने इसमें, जरा मुझे भी तो बता। देख, इसमें सबसे ज्यादा तो मैंने हरी सब्जी डाली है, लेकिन ये सबसे स्पेशल बैंगन का पिज्जा है। अरे सरला, बैगन की सब्जी को खाकर जितना बुरा लगता है उतना ही ये पिज्जा खाने में मजा आ गया। सूरज बहुत ही गरीब परिवार से था, जो कि अपनी छोटी बहन गीता और माँ मिताली के साथ रहता था। वो बच्चों को ट्यूशन देकर अपना घर चलाता। एक दिन शाम को जब वो घर लौट कर आता है, तभी उसकी बहन गीता उसके पास आती है। भैया आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गए। क्या हुआ गीता, तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या जो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ भैया काम तो था, अब इसे काम बोलो या मेरी फरमाइश, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए। पहले चीज का नाम तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर मेरे हद में होगा तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भैया मुझे अपने घर में बिरयानी दावत देनी है राखी पर। ये तुम क्या कह रही हो गीता, गरीब के घर में बिरयानी की दावत, किस खुशी में? मुझे पता था आप भूल जाएंगे। अब क्या भूल गया मैं गीता, साफ साफ बताओ। पहले आप वादा करो कि आप हमारे घर पर बिरयानी की दावत रखेंगे। जो चीज पॉसिबल ही ना हो उस चीज का मैं वादा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। गीता इतना कहकर सूरज को बिना पूरी बात बताए वहाँ से चली जाती है और सूरज अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी माँ मिताली बाजार से सब्जियाँ लेकर घर आती है और सूरज को सर पकड़े बैठे देखकर डर जाती है। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठा हुआ है? कुछ नहीं माँ, आपके घर में आपकी एक पागल लड़की है, उसी ने मेरे सर में दर्द कर रखा है और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, जब से आया हूँ तब से एक बात ही लेकर मेरे पीछे पड़ गई है। अच्छा, अब क्या डिमांड है उस महारानी की? अब क्या बताऊँ मैं माँ आपको, मैडम की डिमांड है कि उन्हें अपने घर में बिरयानी की दावत देनी है, जैसे कि हम बहुत अमीर हों, हमारे पास कोई पैसों का पेड़ लगा हो जहाँ से हम पैसे तोड़कर घर में बिरयानी की दावत रख दें। बेटा, इसमें उसकी गलती नहीं है, शायद तू भूल गया है, लेकिन उसके पिछले जन्मदिन पर तूने उसे बोला था कि उसे अगले जन्मदिन पर तो घर में बिरयानी दावत रखेगा। वो वही बोल रही होगी। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था, मैंने बेवजह उसको इतना सब कुछ सुना डाला। इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो मुझे वही याद दिला रही थी जो मैंने ही उसे कहा था। लेकिन बेटा, इसमें गलती तेरी भी तो नहीं है। हम गरीब लोगों के लिए बिरयानी दावत बहुत बड़ी बात है, ये चीज हमारी औकात से बाहर है। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना माँ। मैं एक बार गीता से बात करके आता हूँ, बेचारी को बेवजह ही गुस्सा दिला दिया मैंने। सूरज इतना कहकर गीता के कमरे में जाता है और उसके आगे कान पकड़कर खड़ा हो जाता है। सॉरी गीता, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। इतना काम होता है, उसी चक्कर में सब कुछ भूल गया। अपने भाई को माफ कर दो प्लीज। रहने दो भैया, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है।
हर बार मेरा बर्थडे सबको याद रहे, ये जरूरी तो नहीं है ना। देख, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। अब इसमें इतना मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दे मुझे। और बता, क्या कह रही थी तू? तू जो बोलेगी वैसा ही होगा बिल्कुल। पक्का आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं मेरी प्यारी बहना, मैं तुझे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुझे जो कहना है बोल। भैया, इस बार राखी और मेरा जन्मदिन दोनों एक साथ ही एक ही डेट पर पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस दिन हमारे घर बिरयानी की दावत हो। थोड़ी रहीसी तो दिखनी चाहिए ना उस दावत में। मेरी सभी सहेलियाँ भी आएंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा तेरी इस विश को पूरी तरह से पूरी करने की। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिन के साथ राजू की बेचैनी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन की बिरयानी दावत की डिमांड पूरी करनी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और वो अपनी ट्यूशन की फीस लेने के लिए अपने स्टूडेंट के घर जाता है और उसके पिता राजन से बोलता है, देखिए, आप पिछले 3 महीने से अपने बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं। आज मैं बिना फीस लिए नहीं जाऊंगा। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत हुई, तुम मुझसे पैसे मांगेगा, वो भी ऊंची आवाज में? जा, नहीं देता तेरे पैसे, क्या कर लेगा बे तू? ये क्या दादागिरी है? मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा हूँ, और उसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुझे कहा है ना, मैं अपने बेटे के पेपर के बाद तुझे पैसे दूंगा। अभी नहीं दूंगा मैं। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं, मुझे मेरी फीस आज ही चाहिए। मुझे पता है पेपर खत्म होने के बाद आपका काम निकल जाएगा, उसके बाद आप फीस देने नहीं आएंगे। फीस दे दीजिए, वरना मैं आपके बेटे को नहीं पढ़ाऊंगा। तेरी जुबान ना बहुत चलती है। अब तो मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, देखता हूँ क्या कर लेगा तू। और मैं बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी राजन अपने गुंडों को बुलवाकर सूरज को बहुत पिटवाता है और उसे उठवाकर घर से बाहर फेंकवा देता है। जैसे तैसे करके सूरज जख्मी हालत में अपने घर पहुंचता है और उसे जख्मी हालत में देखकर उसकी बहन और माँ दोनों रोने लगती है। ये क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, आप शांत हो जाइए, परेशान मत होइए। तेरा दिमाग तो ठीक है, तुझे इतनी चोट लगी है, तेरा इतना खून निकल रहा है और तू बोल रहा है कि मैं शांत रहूं? अरे माँ, थोड़ी सी तो चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। आप लोग रोना बंद कीजिए। लेकिन पहले आप सच बताइए भैया कि आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो मैं अपने एक स्टूडेंट के घर गया था फीस मांगने के लिए। उसका बाप थोड़ा गुंडे टाइप का था। वो पिछले 3 महीने से मेरी फीस नहीं दे रहा था। जब मैंने उससे फीस मांगी तो उसने फीस देने की जगह अपने गुंडे को बुलवाकर मुझे पिटवा दिया। पता नहीं ये अमीर लोग क्या समझते हैं अपने आप को। बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ा कर, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनता है। कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? माँ, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई लेने गया था। अपने भाई को इतनी तकलीफ में देखकर और अपनी माँ को इतना दुखी देखकर गीता बहुत परेशान हो जाती है। भैया, आपको आज ही उनके घर जाने की जरूरत थी। जब आप इतने दिन रुक सकते हो तो कुछ दिन और रुक जाते। गीता, अगर मैं कुछ दिन और रुक जाता तो मैं अपनी बहन के घर में बिरयानी की दावत की डिमांड पूरी जरूर कर देता। वो तो अभी भी नहीं होगा भैया। कौन सा उसने आपको पैसे दे दिए? आज नहीं दिए तो कल जाऊंगा, कल नहीं तो परसों जाऊंगा। जब तक पैसे नहीं देगा तब तक जाता रहूंगा, क्योंकि एक ही जगह है जहाँ से पैसे मिलने के बाद हम गरीब के घर में बिरयानी की दावत पूरी हो सकती है। नहीं भैया, आपको इतनी तकलीफ देकर मुझे अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी। मुझे किसी को कोई दावत नहीं देनी है। आपको मेरी कसम है, आज के बाद आप वहाँ नहीं जाएंगे। गीता इतना कहकर डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें अपने घर लाकर अपने भाई का इलाज करवाती है। उस दिन के बाद से बिरयानी दावत का नाम तक नहीं लेती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सूरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने घर में बिरयानी दावत कैसे दी? जहाँ से पैसे आने की उम्मीद थी, वहाँ से आने की अब कोई भी कसर नहीं थी। समय बीतता है और राखी का दिन आता है। साथ ही गीता का जन्मदिन भी था। वो सुबह सुबह ही आरती की थाली लेकर अपने भाई के पास आती है। भैया, आप जल्दी से अपना हाथ दीजिए, मुझे आपको राखी बांधनी है। नहीं, मैं तेरा बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं हूँ। मैं तेरी एक छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाया। मुझे राखी बंधवाने का कोई हक नहीं है। भैया, आप ये सब छोड़िए और जल्दी से राखी बंधवाइए। मुझे कहीं और भी जाना है। और कहाँ जाना है? यही पास में एक लड़के के घर। मैं हर साल उसे राखी बांधती हूँ। उसकी कोई बहन नहीं है ना, इसीलिए। अपनी बहन की बात सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने भाई को राखी बांधकर गीता उसी लड़के के घर जाती है जिसके पिता ने उसके भाई को मारा था। रुक जाओ बेटा, मैं आज खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा।
उन महान लोगों से मैं भी तो मिलूं जिन्होंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं कि मेरी लड़की ना होने के बाद भी तुमने मेरे बेटे को बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। राजन इतना कहकर गीता के घर पहुंचता है, जहां वो सूरज को देखकर दंग रह जाता है। तभी गीता राजन को अपने भाई और माँ से मिलवाती है। उनसे मिलकर राजन को अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबको सच बताकर सूरज से माफी मांगता है और उसे उसकी मेहनत की सारी कमाई देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सूरज बाजार जाकर बिरयानी का सामान लेकर घर आता है और अपने आसपास के लोगों को अपने घर में होने वाली बिरयानी की दावत देता है। थोड़ी देर में सभी लोग उसके घर आते हैं और उसके घर की बिरयानी खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से आखिर में गरीब के घर बिरयानी की दावत हो ही जाती है।